प्रिय विद्यार्थियों, मैं मनीष शंकर तिवारी, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पीपरपानी, विकासखंड साईखेड़ा, जिला नरसिंहपुर से। और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 के इतिहास पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। चलिए हम आरंभ करते हैं। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सामाजिक परिवर्तन का युग, उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी लोगों के बारे में हम जानेंगे। फिर हम समझेंगे औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन को। इसके बाद हम जानेंगे यूरोप में समाजवाद का आना तथा समाजवाद के लिए जो समर्थन जुटाया गया उसके संबंध में हम जानेंगे। तो चलिए हम आरंभ करते हैं। पिछले अध्याय में आपने फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा। आप लोगों ने देखा किस तरह से फ्रांस की जो क्रांति थी वह स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे के साथ में आरंभ हुई थी और वे विचार धीरे धीरे करके फ्रांस की सीमाओं को तोड़कर, फ्रांस की राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं को तोड़कर सारे यूरोप में फैलने लगी। यूरोप में ही नहीं अपितु उसके ये विचार संपूर्ण विश्व को प्रभावित करने लगे थे। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात कर दिया। आमूल परिवर्तन मतलब पूर्ण परिवर्तन, शुरू से अंतिम तक हर व्यवस्था में संपूर्ण परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात कर दिया, आरंभ कर दिया। जैसा कि आपने पढ़ा है और आप जान चुके हैं कि 18वीं शताब्दी के पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पर एस्टेट्स और श्रेणियों में बटा हुआ था। समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था। जैसा कि आप इस चित्र से देख पा रहे हैं कि प्रथम दो स्टेट, एक ये और एक ये, तीसरे स्टेट के ऊपर बोझ बने रहते थे। इसको हम बहुत विस्तार से और बहुत अच्छे से पिछले अध्याय में फ्रांसीसी क्रांति में समझ चुके हैं। क्रांति के बाद इस संरचना में बदलाव संभव दिखाई देने लगा। किस संरचना में? जिसमें अमीर लोग गरीबों का शोषण करते थे। ये चीज़ें लोगों को अब लगने लगा कि हाँ, अब इस संरचना में बदलाव किया जा सकता है। अब गरीब शोषित होने के लिए नहीं बना है, ये बात स्पष्ट होने लगी। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई। यूरोप और यूरोप के अलावा एशिया सहित दुनिया के अनेक हिस्सों में इस बात पर बार बार चर्चा होने लगी कि क्या निरंकुश राजतंत्र के द्वारा सर्व सुविधा संपन्न विशेषाधिकार प्राप्त लोग सब कुछ कर सकने में सक्षम हैं? क्या इस व्यवस्था को बदला नहीं जा सकता? क्या राजा का निरंकुश होना जो है वह भाग्य में हमेशा लिखा रहेगा? क्या इस भाग्य की लेखनी को बदला नहीं जा सकता? इन सारी बातों को लेकर चर्चा शुरू हो गई। भारत में भी ये चर्चा शुरू हुई और इस चर्चा को शुरू किया राजा राम मोहन राय ने और डेराजियो ने। और भी बहुत सारे लोग क्रांति के बाद यूरोप की स्थितियों के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े। मतलब वे लोग भी फ्रांसीसी क्रांति के महत्व के बारे में चर्चा करने लगे और यूरोप में या एशिया में या दुनिया के किसी भी हिस्से में जहाँ पर यह दिखाई देता कि ये गलत हो रहा है, जहाँ पर निम्न वर्ग का, मजदूरों का, गरीब गुरबों का शोषण हो रहा है, वहाँ पर इस तरह की चर्चाएं और बहस मुसाहिबे होने लगे। आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इन विचारों को नया रूप प्रदान करने में योगदान दिया। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद सारे यूरोप में उसका प्रभाव हुआ और सारे यूरोप के लोग, सारे एशिया के लोग, अपितु सारी दुनिया के लोग ये चाहने लगे कि अब स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात हो। हालांकि परिवर्तनों को लेकर के सबके अपने अपने मत थे। यूरोप में भी सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। कुछ लोग इस सवाल पर अलग अलग राय रखते थे। बहुत सारे लोग बदलाव को तो तैयार थे, लेकिन वे चाहते थे कि बदलाव धीरे धीरे हो। लेकिन एक खेमा ऐसा था जो ये मानता था कि समाज में पूरी तरीके से परिवर्तन हो जाए, एक बार समाज का आमूल चूल पुनर्गठन हो ही जाए। मतलब कुछ कंजर्वेटिव थे, कुछ लिबरल थे और कुछ रेडिकल थे। सब अपने अपने तरीकों से समाधानों के पक्ष में थे। तो चलिए हम इस अध्याय की शुरुआत ही इसी से करते हैं कि रूढ़िवादी
उदारवादी और रेडिकल आखिर थे कौन? उदारवादी समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। वो ये चाहते थे कि किसी भी धर्म को छोटा या बड़ा नहीं माना जाना चाहिए। शायद आप जानते हो या ना जानते हो, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी पाठ्यक्रम की दृष्टि से अगर हम देखें तो उस समय यूरोप के देशों में प्रायः किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। और वह धर्म कौन सा था? ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी, जबकि ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। अभी कैथोलिक चर्च, ऑर्थोडॉक्स, ये सारी चीज़ें क्या है हम इसी वीडियो में आगे चल के देखेंगे और समझेंगे। उदारवादियों का एक समूह जो था वह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता का विरोधी था। वो यह नहीं चाहता था कि राजा के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा राजा बने, और इसीलिए वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र की अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। और उदारवादी समूह के जो लोग थे उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। वे स्पष्ट कहते थे कि सरकार जो है वह लोगों के, जनता के हितों के लिए होना चाहिए, ना कि किसी एक को विशेष अधिकार दे और किसी अन्य का अधिकार छीन ले। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार चाहता था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त तथा प्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानून के अनुसार शासन चलाए। मतलब उदारवादियों का कहना ये था कि सरकार ऐसा चले, सरकार इस तरह चले जिसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका हो, जिस न्यायपालिका पर ना तो राजा का प्रभुत्व हो, ना ही किसी अफसर का प्रभुत्व हो, और सही को सही और गलत को गलत कहने वाली न्यायपालिका होना चाहिए। किसका कहना था ये कहना था उदारवादी समूह का। हालांकि यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। क्यों नहीं था इसको हम समझते हैं। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब नागरिकों को वोट देने के अधिकार के पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। जैसा कि आप इस बैलेट बॉक्स में लिखा हुआ देख रहे हैं कि मेरा उपयोग केवल पैसे वाले अमीर ही कर सकते हैं, गरीब गुरबा मुझसे दूर ही रहें। मतलब उदारवादी समूह जो है राजतंत्र के तो विरोधी थे, लेकिन वे पूंजीवाद के समर्थक थे और वे चाहते थे कि जिसके पास में पैसा हो वही वोट देने का हकदार हो, उसी को वोट देने का अधिकार मिले। चलिए अब हम देखते हैं अगले समूह के बारे में, जिसको बोलते हैं रेडिकल, मतलब आमूल परिवर्तन के पक्षधर। रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। मतलब वो सरकार जो जनता के वोटों से चुनी जाए, जनता के मतों से चुनी जाए चुनाव के द्वारा। रेडिकल्स में जो लोग थे वे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। जैसा कि आप लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति में देखा कि फ्रांस में सारा सब कुछ हो गया था, लेकिन महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं मिला था। तो रेडिकल समूह जो था, जो रेडिकल मतलब अंग्रेजी शब्द हो गया, हिंदी में हम रेडिकल का बोलेंगे आमूल परिवर्तनकारी समूह, मतलब संपूर्ण परिवर्तन का पक्षधर। ये लोग उदारवादियों के विपरीत बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को किसी भी तरह का विशेष अधिकार नहीं देना चाहते थे। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन वे चाहते थे कि संपत्ति केवल कुछ लोगों के पास में इकट्ठी होकर ना रहे, संपत्ति का संकेंद्रण ना हो, संपत्ति का विकेंद्रीकरण हो। मतलब रेडिकल समूह जो ये कहता था कि जो जमींदारों को, विशेष संपन्न उद्योगपतियों को राजा के द्वारा या सरकार के द्वारा जो विशेष सुविधा दी जा रही है, जो विशेष अधिकार दिए जा रहे हैं, उन अधिकारों पर रोक लगना चाहिए, बल्कि ये अधिकार सारे जनता के पास होना चाहिए। ठीक है ना। और अगला तबका था रूढ़िवादी। ये रूढ़िवादी इन दोनों के खिलाफ था, रेडिकल के भी खिलाफ था और उदारवादियों के भी खिलाफ था। हालांकि फ्रांसीसी क्रांति के बाद रूढ़िवादियों को लगने लगा कि बदलाव की ज़रूरत है। पुराने समय में, मतलब लगभग 18वीं शताब्दी में, रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे। वे कहते थे कि
किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जो व्यवस्था है वो अच्छी है। लेकिन 19वीं सदी के आते आते वो ये मानने लगे कि अब कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है। इसके बावजूद भी वे ये चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, अतीत को ठुकराया ना जाए और बदलाव की जो प्रोसेस है वह धीरे धीरे चले। ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए 3 समूह थे, कौन कौन से? उदारवादी, आमूल परिवर्तनवादी और रूढ़िवादी। तो उदारवादी मतलब जो पूंजीपति लोग थे, राजशाही का विरोध करते थे, पूंजीवाद का समर्थन करते थे। रेडिकल पूरी तरह से लोकतंत्रवादी थे। रूढ़िवादी जो धीरे धीरे सुधारों को चाहते थे, वे चाहते थे कि ना तो राजा नाराज हो, ना पुराने लोग नाराज हों और धीरे धीरे करके परिवर्तन होते रहें। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा अब। हालांकि धीरे धीरे करके इन टकराहटों और मतभेदों के बावजूद सभी की अपनी अपनी सीमाएं और संभावनाएं 19वीं सदी के आते आते तक निर्धारित कर ली गई। चलिए अब हम आगे देखते हैं यूरोप का औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। जैसा कि टाइटल से आप लोग समझ पा रहे हैं कि औद्योगिक समाज मतलब इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोगों का एक अलग सोसाइटी तैयार हो गई। उस सोसाइटी के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे और सामाजिक परिवर्तनों को देखेंगे। ये राजनीतिक रुझान नए युग का द्योतक थे और यह दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का था। यह ऐसा समय था जब नए नए शहर बस रहे थे, औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का काफ़ी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो गई थी। औद्योगिकरण में औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया। काम के घंटे यानी पालियाँ बहुत लंबी होती, मजदूरी भी बहुत कम मिलती। बेरोजगारी एक आम समस्या थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ जाने पर बेरोजगारी बढ़ जाती। शहर तेज़ी से बढ़ते और फैलते जा रहे थे, इसीलिए आवास और सफाई का काम मुश्किल होता जा रहा था। फिर भी उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इस तरह की समस्याओं को हल करने के लिए कोशिश कर रहे थे। उद्योग जो थे वो लगभग व्यक्तिगत स्वामित्व के थे, मतलब निजी संपत्ति थे, और बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी। बहुत सारे लोग उनके यहाँ नौकरी करते थे और उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसायों के जरिए ही धन दौलत इकट्ठी की थी। इसलिए वह चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। किस तरह के प्रयासों को? राजतंत्रात्मक निरंकुश सरकार की व्यवस्था को समाप्त किया जाए और उसकी जगह पर थोड़ा सा लिबरल माहौल तैयार किया जाए। मजदूरों के लिए अच्छे अवसर उपलब्ध कराए जाएं, स्वास्थ्य एवं शिक्षा मुहैया कराई जाए। इस तरह की उनकी सोच थी। ऐसा क्यों सोचते थे वो लोग? इसलिए सोचते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ होगा, नागरिक पढ़े लिखे होंगे, तो इस व्यवस्था का लाभ किसको मिलेगा? उनको स्वयं को मिलेगा। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेष अधिकारों के विरुद्ध थे। ये वही लोग हैं जो फ्रांस में तृतीय स्टेट के प्रथम वर्ग में थे। अमीर एवं व्यवसायी लोग जिनको पादरी और कुलीन वर्ग की तरह विशेष अधिकार नहीं मिले, लेकिन ये शिक्षित थे और समृद्ध थे और इन्होंने अपने व्यवसायों से काफ़ी मात्रा में संपत्ति कमा ली थी। और उन्होंने जिस माहौल में संपत्ति कमाई तो उनको ये लगता था कि यदि मजदूरों के लिए हम स्वास्थ्य सुविधा रखें, उनको हम पढ़ा लिखा बना देंगे तो हमको पढ़े लिखे मजदूर मिलेंगे, हेल्दी मजदूर मिलेंगे और इसका अंततोगत्वा फायदा उन्हीं को मिलेगा। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था क्योंकि वे मेहनत करके अमीर आदमी बने थे। उनकी मान्यता थी कि यदि हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका मिले तो समाज तरक्की कर सकता है। वे सरकार से अपेक्षा करते थे कि जनता को पढ़ाया लिखाया जाए, गरीबों को रोजगार मिले। तो रोजगार कौन देने वाले थे? क्योंकि रोजगार देने वाले वे स्वयं थे। जिनके पास में पूंजी है उनको बिना रोक टोक काम करने का मौका मिले। तो जब उनको बेझिझक बेरोक टोक काम करने का मौका मिलेगा, गरीब को वहाँ पर रोजगार मिलेगा, तो फायदा किसको होगा? वही फैक्ट्री मालिकों को। और ये जो थे उदारवादियों में और रेडिकल्स में इसी तरह के फैक्ट्री मालिक और बड़े लोग शामिल थे। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशक में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे
कामकाजी स्त्री पुरुष, उदारवादी और रेडिकल समूहों तथा अन्य पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए। भाई आम जनता को, मजदूरों को इनकी बातें अच्छी लगती, क्यों? क्योंकि इसके पहले तो मजदूरों का शोषण हो रहा था। ये लोग बात करने लगे कि नहीं, गरीबों को पढ़ाया लिखाया जाए, गरीबों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा दी जाए। तो गरीबों के कानों में जब ये बातें जाती तो उनको बहुत अच्छा लगता, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये लोग अंतिम रूप से किसके भले की बात कर रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि अच्छा हट्टा खट्टा नौजवान उनका नौकर बन जाएगा तो इससे उनकी ही मदद होगी। यदि पढ़ा लिखा व्यक्ति, यदि मजदूर पढ़ लिख जाएगा तो उनकी फैक्ट्री को ही पढ़ा लिखा बंदा मिल जाएगा। तो ये बातें अभी गरीब गुरबों की समझ में नहीं आई थी, लेकिन वे लोग अपनी हेल्थ और एजुकेशन की बात सुनकर इन रेडिकल्स और उदारवादियों के समूहों और इनकी बनाई हुई पार्टियों से जुड़ गए और इनके समर्थक हो गए। अब हुआ क्या? यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी, उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल जो थे वो आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। वे चाहते थे कि इस तरह की क्रांति हो कि राजाओं के तख्ता पलट हो जाए। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्ता पलट का प्रयास करने लगे। और फ्रांस में तो आप लोगों ने देखा कि राजशाही को बदल ही दिया और वो जो लुई 16वां था उसको फांसी के तख्ते पर लटका ही दिया। हालांकि राजतंत्र के खत्म होने के बाद वहाँ पूंजीवाद आ गया, गणतंत्रात्मक व्यवस्था वहाँ आने में टाइम लगी। तो इटली, जर्मनी और रूस में भी लोग इसी तरह से क्रांतिकारी हो गए और वहाँ के निरंकुश राजतंत्र को बदलने के लिए प्रयास करने लगे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता जो थे वे क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हों। मतलब ऐसा ना हो कि जिसके पास में पैसा हो उसको वोट देने का अधिकार मिले, जिसके पास पैसा नहीं है उसको वोट देने का अधिकार ना मिले। इस तरह का राष्ट्र वे नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि जो स्वतंत्रता हो, जो समानता हो, जो बंधुत्व की भावना हो, वे सारे नागरिकों के लिए, एक एक नागरिक के लिए समान हो। ऐसा ना हो कि किसी अमीर के लिए अलग स्वतंत्रता और गरीब के लिए अलग स्वतंत्रता। दो तरह की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के वे पक्षधर नहीं थे। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी मैजिनी ने इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर वहाँ के राजा के खिलाफ साजिश रची। ये मैजिनी कौन थे? मैजिनी वही हैं जिनको भारत सहित दुनिया भर में पढ़ा जाता है। उनकी रचनाओं को लोग आज भी पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी रचनाएं राष्ट्रवादी हुआ करती थी, देश के लिए। राष्ट्रवादी रचनाएं मतलब जो देश की आम जनता के लिए बात करने वाला बंदा हो वह राष्ट्रवादी बंदा कहलाता है। गिसेप्पे मैजिनी उन्हीं में से एक था, इटली का। चलिए, अभी आपने तीन चीज़ों को देखा, उदारवाद, रूढ़िवाद और आमूल परिवर्तनवाद। अब हम बात करेंगे यूरोप में समाजवाद के आने का। तो समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद ही थी। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार बन गया। उसकी तरफ बहुत सारे लोग आकर्षित होने लगे। समाजवादी जो थे वे निजी संपत्ति के विरोधी थे। वे कभी नहीं चाहते थे कि संपत्ति पर किसी का निजी स्वामित्व हो। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारे समस्याओं की जड़ है। अच्छा, वे ऐसा क्यों मानते थे? इस पर आप विचार कीजिए। उनके ये तर्क थे कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास संपत्ति तो है, जिससे दूसरे लोगों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से मतलब रहता है और वह उनके बारे में नहीं सोचता जो उनकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। देखा, जैसा कि हमने अभी जस्ट इसके पहले चर्चा की कि उदारवादी और रेडिकल्स क्या बोलते थे कि मजदूरों को, गरीबों को अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा दी जाए। लेकिन क्यों दी जाए? ताकि उनको पढ़े लिखे मजदूर मिल सकें, उनको हट्टे खट्टे मजदूर मिल सके। इस बात को समाजवादी भांप गए और उन्होंने ये कहा कि नहीं नहीं, निजी संपत्ति की तो बातें नहीं होगी। अब निजी संपत्ति ही सारी समस्या की जड़ है। क्यों? क्योंकि वे सब मुनाफे के लिए सोचते हैं। अंतिम रूप से उनकी सोच का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत मुनाफा होता है। उनके बारे में नहीं सोचते जो उनकी संपत्ति को बढ़ाते हैं। और इसीलिए संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय सारे समाज का नियंत्रण हो
तो सामाजिक हित ज़्यादा अच्छी तरह से हो सकता है, और इसी के लिए उन्होंने अभियान छेड़ दिया। अच्छा, कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है? समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? चलिए समझते हैं। समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी, सहकारिता की बात करते थे। इन्हीं में से एक इंग्लैंड के थे रॉबर्ट ओवेन। उन्होंने अमेरिका के इंडियाना में नया समन्वय न्यू हार्मोनी के नाम से एक तरह के नए समुदाय की रचना का प्रयास किया। जो ओवेन महोदय थे, उन्होंने अमेरिका जाकर न्यू हार्मोनी में एक सारे लोगों के बीच में ज़मीनें बराबर बांट दी, एक ऐसी कॉलोनी बनाई जहां पर सारे लोग एक साथ रहते, उनके काम साझा होते, उनकी खेती साझा थी, उनका खाना साझा होता था, उनका बनाना साझा होता था। मतलब व्यक्तिगत रूप से किसी का कुछ नहीं था, जो कुछ भी था वह संपूर्ण समूह का था, और उस समूह का नाम था हार्मोनी। हालांकि कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत चहलकदमी या पहलकदमी के बहुत बड़े सामूहिक हित नहीं बनाए जा सकते, इसके लिए सरकार को ही पहल करना पड़ेगा। जो रॉबर्ट ओवेन थे, ये बहुत बड़े उद्योगपति थे, और कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स जैसे लोगों का कहना था कि रॉबर्ट ओवेन जो कर रहे हैं ये अंततोगत्वा स्वयं के लाभ के लिए कर रहे हैं। भाई, मजदूरों को जो भी सुविधा वे देंगे, उस सुविधा से मजदूर पढ़े लिखे और अच्छी सोच के होंगे, और वो अच्छी सोच का फायदा किसको मिलेगा? उस रॉबर्ट ओवेन को मिलेगा। इसलिए व्यक्तिगत पहलकदमी से कोई बहुत बड़े काम नहीं किए जा सकते। हमको तो एक तरह से ये चाहिए कि सरकार अपनी तरफ से इस सामूहिक हेतु को बढ़ावा दे, और जो सरकार इस चीज़ को बढ़ावा देगी, हमको वैसी ही सरकार चाहिए। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लॉक चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीज़ें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। भाई, लुई ब्लॉक का यही कहना था कि सरकार जो है, तो इसमें क्या होता था, कोऑपरेटिव्स में, सोसाइटी में सारे लोग मिलकर काम करते और काम के हिसाब से उसमें मुनाफा बांट लिया जाता। जिसका जैसा काम होता उस आधार पर उसकी दर तय करके उसको उसका लाभ प्रदान कर दिया जाता। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने इस दिशा में कई तर्क पेश किए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीवादियों का ही स्वामित्व है, और पूंजीवादियों का मुनाफा मजदूर की मेहनत से पैदा होता है। इसलिए इस तरह के जो प्रयास पूंजीवादी लोग, रॉबर्ट ओवेन जैसे लोग करते हैं, यह ठीक नहीं माना जा सकता। मार्क्स का निष्कर्ष यही था कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे, तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। अपनी स्थिति में सुधारने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद और निजी संपत्ति पर आधारित शासन व्यवस्था को उखाड़कर फेंकना ही होगा, उनको आगे आना ही होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का अर्थात सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। कार्ल मार्क्स भविष्य के समाज को कम्युनिस्ट अर्थात साम्यवादी नाम देते हैं। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में अंततः जीत मजदूरों की ही होगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। समाज के पुनर्गठन की सबसे व्यवस्थित और दूरगामी सोच वाली जो विचारधारा थी, वही समाजवाद थी। मतलब रेडिकल्स, उदारवादी या रूढ़िवादी कहीं ना कहीं अपने अतीत से जुड़े हुए थे। अतीत से मतलब रूढ़िवादी तो अतीत को छोड़ना ही नहीं चाहते थे, जबकि उदारवादी और रेडिकल्स जो थे वे पूंजीवादी विचारधारा से ग्रसित थे। क्यों? क्योंकि उनके अपने खुद के व्यवसाय थे, और वे जो है अपने व्यावसायिक लाभ के लिए ही समाज के स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की बातें किया करते थे। उनका उद्देश्य वास्तविक रूप से समाज को लाभ पहुंचाना नहीं था, समाज के शोषित, दमित या गरीब गुरबों को लाभ पहुंचाना नहीं था। उनका उद्देश्य अपनी संपत्तियों में वृद्धि करना था,
और समाजवाद इसी निजी संपत्ति में वृद्धि के या संकेंद्रण का विरोधी था। और जब समाजवाद यूरोप में एक जाना पहचाना विचार बन गया, एक ब्रांड बन गया, तो लोगों का आकर्षण उसके तरफ होना स्वाभाविक था। चलिए अब हम आज का अंतिम एपिसोड आज समझ लेते हैं, समाजवाद के लिए समर्थन। तो आप लोगों ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लिया, बहुत अच्छे से देख लिया कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी क्रांति का जो इन्फ्लुएंस था वो सारे यूरोप, एशिया और अन्य देशों में फैल गया। जब फैल गया तो वो जो परिवर्तनकारी लोग थे उनके अलग अलग विचार थे। कुछ लिबरल थे, उदारवादी, कुछ आमूल परिवर्तनकारी जिन्हें रेडिकल कहा, और कुछ धीमे परिवर्तन चाहते थे, वे कहलाते थे रूढ़िवादी। हालांकि रेडिकल्स और उदारवादी जो सुधार चाहते थे वो पूंजीवादी विचारधारा से ग्रसित थे। तो इन विचारों का विरोध करते हुए एक नया विचार आ गया समाजवाद का। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स लेके आए और धीरे धीरे करके मजदूरों के बीच में इनके विचार बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि पा गए। 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बना ली। तो इस तरह से चाहे जर्मनी हो या यूरोप के अन्य देश हों, इन सभी देशों में समाजवादी क्रांति विचारधारा वाले अलग अलग राजनीतिक दल तैयार हो गए। ब्रिटेन की लेबर पार्टी हो या जर्मनी की सामाजिक क्रांति पार्टी, इन सभी का उद्देश्य मजदूरों के हित के लिए बात करना था और मजदूर भी इनका समर्थन करते और राजनीतिक रूप से इनका सहयोग किया करते थे। समाजवादियों का जो तबका था वह प्रभावशाली तो हुआ, अपने प्रतिनिधियों को संसद में भेजने में कामयाब भी हुए, शासन व्यवस्था का अंग बनाने में भी ये सफल हुए, लेकिन अंतिम रूप से यूरोप में समाजवादी सरकार बनाने में सफल नहीं रहे। सत्ता पर रेडिकल्स का और उदारवादियों का ही दबदबा बना रहा। यह व्यवस्था रूस में जाकर बदलती है, जिसको हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। चलिए हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, उदारवादी, रेडिकल तथा रूढ़िवादियों में अंतर लिखिए। दूसरा प्रश्न, समाजवादी समूह उदारवादियों और रूढ़िवादियों का विरोध किन बातों पर करता था? मतलब समाजवादी समूह उदारवादियों का और रूढ़िवादियों का दोनों का विरोध क्यों करता था, ये आपको बताना है। तीसरा प्रश्न, समाजवादी विचारधारा के प्रमुख प्रवक्ता कौन कौन थे जो इस वीडियो में, जो इस अध्याय में आपको दिखाई दिए। चौथा, औद्योगिक मजदूरों की क्या समस्याएं थी, ये आपको लिखना है। और अंतिम प्रश्न, द्वितीय इंटरनेशनल का गठन क्यों किया गया। तो चलिए इस तरह से आप लोग देखते रहिए हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत दूरदर्शन मध्य प्रदेश को, और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।